हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, यूपीपीएससी प्रीलिम्स और यूपी पीएससी आरओ एआरओ एवं अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो विषय शुरू कर रखा है अपना भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान, उसी के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। और आज की जो हमारी क्लास है क्लास 10 है। इससे पहले हम 9 लेक्चर डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप क्रम से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, इसको हम समझते हैं और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। चलिए देखिए, जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं और ये संविधान के किस भाग में आते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। संविधान के भाग 3 भारत के नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है। क्या देता है? कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है। मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है जो संविधान के प्रावधानों के अधीन और न्यायोचित है, यानी कि ये न्यायोचित है। मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का, ये अच्छा ये दोबारा आ गया है, ठीक है, ये 6 हैं। तो इसमें ये अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक आते हैं। कहाँ से आते हैं? 12 से 35 तक आते हैं। 12 से 35 मौलिक अधिकार हमारे कितने अनुच्छेदों में आते हैं? अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। अब एक जरा फटाफट नज़र डाल लेते हैं कि 12 से 35 के जो अनुच्छेद हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं, फिर इनको विस्तार पूर्वक के बाद समझ लेंगे ध्यान से, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो अनुच्छेद 12 और 13 है वो सामान्य है, यानी कि वो उसमें क्या बताया गया है? एक तो बताया गया है कि राज्य की परिभाषा, यानी कि 12 में जो बताया गया है राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य का मतलब किससे है? किसी देश से है, यानी कि किसी देश से मतलब हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो राज्य का अर्थ किससे है? भारत देश से। अनुच्छेद 13, कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति अथवा अप्रतिष्ठा पूर्ण है। कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति एवं अप्रतिष्ठा पूर्ण है, यानी कि कानून की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सामान्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता के अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता, ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या है? अभी मैं आपको इनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा आगे। अभी हम फटाफट ये देख लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सी टर्म्स आती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या आता है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। अब ये सब क्या है, इनको डिटेल में आगे समझ लेंगे। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 19 से 22 तक आते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। 21, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट। 21 शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किस में आते हैं? 23 से 24 में। 23 में क्या है? मानव व्यापार तथा बलात् श्रम से संरक्षण। अनुच्छेद 14, कारखानों में बच्चों के रोजगार से निषेध। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, यानी कि 25 से 28 तक आते हैं। अब अनुच्छेद 25 क्या है? अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27, किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता। 28, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। इसके बाद आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार। 21, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। ये क्या हो चुका है? निरस्त हो चुका है, ये निरस्त हो चुका है। कुछ कानूनों की सुरक्षा। अब वो कुछ कानूनों की सुरक्षा क्या है? 31A, संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा।
31 बी कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता। 31 सी नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानूनों को सुरक्षा। ठीक है, ये 31 में आ गया। 31 डी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानूनों की सुरक्षा। इसको क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 32 से 35 तक। अनुच्छेद 32 से 35 तक। अनुच्छेद 32 में क्या है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने से संबंधित उपचार। ठीक है, अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज्य कानूनों को संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं है, इसको क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 इस भाग द्वारा प्रदत्त उन स्थितियों में रोक जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो, यानी कि जिस किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो तो उससे संबंधित बात की गई है इसमें। अनुच्छेद 35 इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। अब हम एक बार इनको डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इनको विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं कि क्या है ये। देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार, जिसमें आते हैं अनुच्छेद 14 से 18। समानता से क्या अर्थ है आपका? समानता से अर्थ है कि किसी भी भेदभाव के बिना सबके लिए समान। ठीक है, तो जानते हैं। और उसमें हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 समानता के विचार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी राज्य भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को समान कानून का संरक्षण प्रदान करेगा, यानी कि समान सबके लिए कानून जो होगा समान होगा, प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद जाति, रंग तथा राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15 का ही बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। अनुच्छेद 15 के बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 इस बात का उल्लेख करता है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, विकलांगता, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड जी में राज्य को महिला और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गों के लोग वंचित माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर हम किसी से भेदभाव तो नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी, जैसे कि महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो गए, या पिछड़े वर्ग के जो नागरिक हो गए, उनके लिए विशेष प्रावधान बना सकते हैं। ठीक है, उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार या कार्यालय के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है। ठीक है, राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। यह राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में रोजगार या नियुक्ति के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर एक निवास के रूप में किसी भी आवश्यकता के लिए संसद को एक कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान बनाने के लिए यह राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि रोजगार या कार्यालय के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का उन्मूलन। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रथा पर रोक लगाता है। अस्पृश्यता एक सामाजिक प्रथा या व्यवहार को दर्शाती है जिसमें कुछ दलित वर्गों को उनके जन्म से ही हेय की दृष्टि देखा जाता है और उनके खिलाफ जिंदगी के स्तर पर भेदभाव किया जाता है। जो दोस्तों आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि दलित वर्ग को किस तरह से देखा जाता है आज भी, तो उसी का है अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 राज्य को किसी को भी कोई पदवी देने से रोकता है, यानी कि राज्य किसी को कोई पदवी नहीं देगा। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई पदवी स्वीकार नहीं करेगा, यानी कोई विदेशी भी स्वीकार नहीं कर सकता, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को इससे बाहर रखा गया है, यानी कि सैन्य का जो पदक है आपने देखा होगा, अति विशिष्ट मेडल, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ये सैन्य उसमें दिए जाते हैं, तो उनको इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को नागरिक अधिकार के रूप में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। कौन कौन सी
कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। इनमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघों की स्थापना के लिए असेंबली की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, निवास और व्यवस्थित होने की स्वतंत्रता, पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता शामिल है। ठीक है, तो ये कितनी प्रकार की स्वतंत्रता होगी? 6 प्रकार की स्वतंत्रता होगी। अपराध के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। कोई भी व्यक्ति जो एक अपराध करता है उसको अपनी अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए शामिल किया गया है। इसके अलावा इस अनुच्छेद को आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल की स्थिति में भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 को। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस में आता है? अनुच्छेद 21 का, उसका संरक्षण के बारे में बात हो रही है। अनुच्छेद 21, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्यवाही को छोड़कर जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है। हालांकि अनुच्छेद 21 में विधायी सूचियों को पढ़ने के साथ साथ अनुच्छेद 246 के तहत राज्य की शक्तियों की एक सीमा तय की गई है। इस प्रकार अनुच्छेद 21 एक पूर्ण अधिकार के रूप में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता नहीं देता, लेकिन यह स्वयं के अधिकारों की गुंजाइश को सीमित करता है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 21 जो है प्राणियों की दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 22, मनमानी, गिरफ्तारी और निरोध। अनुच्छेद 22, सबसे पहले अनुच्छेद 22 हर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले उसकी गिरफ्तारी के कारण के बारे में सूचित करने की गारंटी देता है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप किसी को भी ऐसे जाके पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर लेगी, पहले सूचित करेगी तब उसको गिरफ्तार करेगी कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी बात, उसको परामर्श करने का अधिकार है, यानी कि वो परामर्श कर सकता है अपने पसंद के वकील द्वारा स्वयं को बचाव किया जा सके। तीसरा, गिरफ्तार किए गए तथा हिरासत में लिए गए हर व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना जरूरी है। ठीक है, यानी कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जरूर जाया जाएगा। केवल तभी तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक अदालत का आदेश होगा। उसको जेल में भी तभी रखा जा सकता है जब तक कि अदालत का आदेश है, उससे खिलाफ आप 1 मिनट नहीं उनको रख सकते। शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी के खिलाफ, किसके खिलाफ है? मानव तस्करी के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, भिखारी तथा अन्य मानव गरिमा के खिलाफ युद्ध तथा अतिक्रमण शामिल है। अनुच्छेद 24 में किसी भी खतरनाक रोजगार में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। कितने साल से? 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। यह अधिकार मानव अधिकार अवधारणाओं संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों का पालन करता है। किसका? संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों का पालन करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों का प्रतीक है और भारतीय लोकतंत्र की धर्मनिरपेक्ष तरीके से सेवा करता है, अर्थात सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। ठीक है। अनुच्छेद 25 विवेक और निःशुल्क व्यवसाय, अभ्यास और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में मदद करता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य हर धार्मिक संप्रदाय या किसी भी धर्म वर्ग से संबंधित होता है। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विषय के प्रचार के लिए रखरखाव के धार्मिक खर्च के लिए करों का भुगतान नहीं करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है। अनुच्छेद 28 राज्य के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक दिशा निर्देशों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाता है। अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकार, ठीक है, ये किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 29 और 30। अब क्या है देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 एक शैक्षणिक संस्था द्वारा एक अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई आधार पर अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने का उल्लेख किया गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति का अधिकार को किसके द्वारा जो है समाप्त करने का उल्लेख किया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। जो भी कानूनी अधिकार बन गया है, संपत्ति का अधिकार जो है अब समाप्त होकर एक क्या बन गया है? एक कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कौन से? अनुच्छेद 32 से 35 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने की गारंटी देता है। यानी कि अगर कोई किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाने की गारंटी देता है।
एक मौलिक अधिकार के रूप में अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करता है। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों को रक्षक के रूप में नामित किया गया है। अनुच्छेद 33 सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 7 सशस्त्र बलों या जबरन लगाए गए आरोपों के लिए FRS के आवेदन को संशोधित करने के लिए संसद को अधिकार प्रदान करता है। यानी कि सैन्य जो बलों या जबरन लगाए गए आरोपों के लिए FRS के आवेदन को संशोधित करने के लिए संसद को अधिकार प्रदान करता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 35 में यह निर्दिष्ट है कि कुछ विशेष FRS को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानसभाओं के पास नहीं होगी। ठीक है, यानी कि कुछ विशेष FRS को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति जो है राज्य विधानसभाओं के पास नहीं होगी, यह अधिकार केवल संसद के पास होगा। इसलिए मौलिक अधिकार की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि पूर्ण बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए यह एक व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है। इसलिए संविधान में मौलिक अधिकारों के शामिल किए जाने का उद्देश्य एक कानूनी सरकार की स्थापना करना है, जिससे एक न्यायसंगत समाज का न्यायसंगत समाज का निर्माण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था मौलिक अधिकार से संबंधित, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, और इसको मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ा दिया है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हैं। तो इसीलिए आप इसको इसकी अपने जो आप वीडियो देखते हैं उसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो करके तब देख लीजिएगा। और आप कहेंगे तो मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। टेलीग्राम चैनल हमारा बनने जा रहा है, प्रोसेस में है। और आप को अगर ये क्लास अच्छी लगती है और आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी क्लासेस ऐसे ही मिलती रहें समय समय पर। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मौलिक करते हुए। एक छोटा सा टॉपिक है, फटाफट ख़त्म कर देंगे उसको। और ये 10 से 12 दिन में पूरी जो भारत की राज व्यवस्था है इसको बड़ी प्रिसाइज तरीके से हम इसको समाप्त कर देंगे, और फिर एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।